चलिए अब हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन को कर लेते हैं। और वो जो मेरा क्वेश्चन नंबर है 8 का ए। तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है वो जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है उससे लिया गया है। तो फटाफट से इसको करते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन में, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आप लोग को दिखेगा इसमें लिखा हुआ कि कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल को हम लोग को क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड के बेसिस पे हमें कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन सॉइल को हमको क्लासिफाई करना है। इस क्वेश्चन में 8 का ए यही बोल रहा है। तो चलिए फटाफट से इसको देखते हैं। हम यहाँ पर लिखे हैं, रुकिए हम लोग सबसे पहले पेंसिल को निकाल देते हैं। देखो पेंसिल निकल गया मेरा। इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। जब आप क्वेश्चन आंसर लिखोगे क्या करना, सबसे पहले हेडिंग डालना और मस्त एक बॉक्स बना देना, उसके बाद लिखना स्टार्ट करना ताकि एग्जाम में आपको अच्छा नंबर मिल सके। और ये जो क्वेश्चन है बहुत फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। और लाइक जो थ्योरेटिकल पेपर होता है उसमें, और बिहार BBU का तो ये फेमस सवाल है। 2000 इससे पहले भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है अगला एग्जाम में भी पूछ ले आपसे। तो देखो इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये जो सिस्टम है वो ज़्यादातर इंडिया में यूज होता है। ठीक है, तो वाइडली यूज इन इंडिया। और इसको क्लासिफाई करने का क्या बेसिस है, क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इसको ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन और कंसिस्टेंसी लिमिट, या इसी को हम लोग प्लास्टिसिटी बोलते हैं, या कंप्रेसिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, इस सब के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। इसको मतलब क्लासिफाई किया गया है। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आ रहा होगा, नहीं पढ़ेंगे ठीक है, वीडियो को लेकर अंत तक देखो, बहुत सारा टर्म आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इट इज डिराइव्ड, इट इज बेस्ड नहीं होगा, यहाँ पे काट लेना। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखो हम इंडियन बहुत तेज हैं, अगर दूसरा देश कोई चीज़ बनाता है तो हम उसका कॉपी कर लेते हैं। जैसे कोई फॉरेन हो गया, अमेरिका हो गया, बड़ा बड़ा जो कंट्री है, अगर वो कुछ बनाया तो हम उसका कॉपी कर लें। बेकार का उतना मेहनत हम लोग नहीं करते हैं, हम उससे कॉपी कर लिए और हम अपना उसी में कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके हम अपना नया सिस्टम दे दिए। तो यूनिफाइड मतलब कहीं से लिया गया सिस्टम है ये, यूनिफाइड क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसी को हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं। अब चलिए फटाफट से इसको हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले कोर्स ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग। तो कोर्स ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के आधार पर किया गया है। इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसमें 3 केस बनते हैं, उसमें सबसे पहला केस देखो। सबसे पहला केस है, एक होता है कोर्स ग्रेन सॉइल, एक होता है फाइन ग्रेन सॉइल। 75 माइक्रोन का सीव है, सीव मतलब छन्नी, उसमें अगर 50% से ज़्यादा सॉइल उसी के ऊपर रह गया तो उसको हम बोलते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल। 50% से ज़्यादा पास कर गया उसको हम बोलेंगे हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल। तो फाइन और कोर्स आपको समझ में आ गया होगा। जब देखो फाइन कितना है, 5% से भी कम है, तो नाम किस पे होगा, कोर्स पे नाम होगा। क्यों? क्योंकि फाइन बहुत कम है, कोर्स ज़्यादा है। कोर्स में क्या क्या आता है, कोर्स में आएगा ग्रेवल और सैंड। देखो ग्रेवल और सैंड मिट्टी का टाइप है, ऐसा समझ लो आप फिलहाल। इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा साइज होता है ग्रेवल का, उससे छोटा सैंड का, उससे छोटा सिल्ट का और सबसे छोटा क्ले का। तो आप समझो, तो परसेंटेज फाइन बहुत कम है, परसेंटेज फाइन कम है, इसका मतलब ये हुआ आगे इसमें परसेंटेज फाइन जो है 5% से कम है। और इससे कोर्स कितना होगा, 95% के आसपास होगा। तो नाम किसके ज़्यादा, जिसका जनता उसका सरकार, तो कोर्स के आधार पर इसका नाम होगा। देखो जब परसेंटेज फाइन 5% से कम हो तो उसका क्लासिफिकेशन देखो 4 टाइप का होता है, GW, GP, SW, SP। ये सिंबल है, इसको हम लोग बोलते हैं W से वेल ग्रेडेड, G से ग्रेवल, P से पुअरली ग्रेडेड, G से ग्रेवल, W से वेल ग्रेडेड, S से सैंड, SP, P से पुअरली ग्रेडेड, S से सैंड। ये आपको 4 नाम है, याद कर लेना, या फिर 1-2 बार लिखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो परसेंटेज फाइन्स 5% से कम हो गया। अब देखो इसको हम नीचे कर देते हैं।
देखो अब परसेंटेज फाइंस केस 2 है ये, और एक केस इसके बाद और होगा। देखो दिख रहा है आप लोग को, जब परसेंटेज फाइंस 5% और 12% के बीच में हो, क्या हो, परसेंटेज फाइंस 5% और 12% के बीच में हो, तो उस केस में सवाल का क्लासिफिकेशन कुछ इस टाइप का होता है, SWSC। देखो इसको याद करने में थोड़ा सा समय लग जाएगा आपको, और थोड़ा सा ट्रिक हम आपको बता देंगे ताकि ये आसानी से आपको याद हो जाए। देखो SWSC 4 गो चीज आपको याद रखना है, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले। 2 गो और टर्म याद कर लो, एक वेल ग्रेडेड, एक पुअरली ग्रेडेड। क्या बोले हम लोग, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड। उसी के आधार पर इसका नेमिंग किया गया। देखो SWSC इसका मतलब हुआ वेल ग्रेडेड, सी से क्लेई सैंड, SWSC, फिर वही वेल ग्रेडेड सिल्टी सैंड, पुअरली ग्रेडेड क्लेई सैंड। देखो पी से पुअरली ग्रेडेड क्लेई सैंड, इस फिर से देखना, पुअरली ग्रेडेड, M से होता है सिल्टी सैंड। आ रहा है समझ में, थोड़ा वीडियो का क्वालिटी लो है। फिर देखो GWGC वेल ग्रेडेड क्लेई ग्रेवल, ठीक है। GWGM वेल ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल, GPGM, GPGC, GPGM, इसी तरह से ये हो जाएगा मेरा। देखो अगला, और केस 3 में देखो जब परसेंटेज फाइंस 12% से ज़्यादा हो, इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज फाइंस बहुत ज़्यादा है तो नेमिंग किसके आधार पर होगा, फाइंस के आधार पर होगा। जैसे GM सिल्टी ग्रेवल, GC क्लेई ग्रेवल, SM सिल्टी सैंड, SC से क्लेई, SS सैंड, GMGC। देखो पहले क्लेई सिल्टी ग्रेवल, इसका नाम उल्टा हो गया है यहाँ पे, आप लोग सही कर लेना, पहले होगा क्लेई सिल्टी ग्रेवल, SMSC क्लेई सिल्टी सैंड, ठीक है। तो ये जो था मेरा, वो था मेरा कोर्स ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन। अब देखो फटाफट से हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। देखो फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन हम लोग प्लास्टिसिटी चार्ट के आधार पर करते हैं। अब क्या होता है प्लास्टिसिटी चार्ट, वो लिखा हुआ फाइन ग्रेन सॉइल विल बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिसिटी चार्ट। देखो कुछ इस तरह से होता है प्लास्टिसिटी चार्ट। इधर लिखे हम लोग प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसको डिनोट किए हैं IP, इसको क्या लिखे हम लोग, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। और इधर लिखे हैं लिक्विड लिमिट। देखो कुछ इस तरफ से इसका ग्राफ बनता है। अब एग्जाम में ये ग्राफ बना देना, इधर देना प्लास्टिसिटी इंडेक्स और इधर देना लिक्विड लिमिट। ये बहुत बार पूछा गया आप लोग को। 9वां जो क्वेश्चन होता है जिसमें थ्योरी पूछता, हो सकता है प्लास्टिसिटी चार्ट डायरेक्ट उसमें पूछ ले, तो मस्ट इसमें एक डायग्राम, एक बनाना ये 50% और एक बनाना 35% और एक बनाना 10% और एक लाइन खींच देना, इसको हम बोले हैं A लाइन या फिर अटर वर्ग लाइन, इसका पूरा नाम है। और ये 20 पे ऐसे करके खींच देना और एक 8 पे ऊपर खींच देना, ये है U लाइन। एक 50 पे लाइन खींचना, एक 35 पे और एक 10 पे। A लाइन के जितने ऊपर है ना, देखो इस लाइन के जितना भी सवाल ऊपर है उसको बोलेंगे हम लोग क्ले। देखो ई लाइन A हुआ, इसके ऊपर जाओ, इसके ऊपर जाओ, इसके ऊपर जाओ, क्या है CH का मतलब हुआ C से क्ले, S से हाई कंप्रेसिबिलिटी, क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी। देखो उसके नीचे आएगा, देखो ऊपर क्ले और नीचे सिल्ट या फिर ऑर्गेनिक सॉइल आएगा। MH मतलब सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी, ये हो गया ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी OH। फिर देखो हाई के बाद इंटरमीडिएट, CI मतलब क्ले ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी। इसी तरह MI सिल्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी। इधर इसी तरह OI, ये 35 और 50 के बीच में आएगा CI मतलब इंटरमीडिएट, और 50 से ज़्यादा हो जाएगा CH, और उससे नीचे MH OH। आप इस डायग्राम को आराम से याद कर लेना। IP का एक फार्मूला होता है यहाँ पर 0.73 WL-20, ठीक है। देखो इसके बाद 10 और 25 के बीच में ऊपर आएगा Cl, उस इस रीजन में जो सॉइल आएगा Ml या OL, और 4 और 7 के बीच में 2 लाइन खींच देना, यहाँ पर Cl Ml मतलब क्ले ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी या सिल्ट ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी, और इस रीजन में केवल Ml आएगा। तो इस तरह से आप लोग प्लास्टिसिटी चार्ट मस्त में बना देना एग्जाम में, बेहतरीन तरीके से आपको 1 नंबर नहीं काटेगा वो। और लास्ट में ये लाइन लिख देना, if the points get plotted above a line, the soil will be named as CL, CI या CH। अभी देखें हम लोग CL, CI, CH, अगर लाइन इस लाइन के ऊपर है तो इसका नाम क्या होगा, CL, CI, CH, क्ले ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी और क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी।
इसी तरह अगर पॉइंट ए लाइन के नीचे है, इफ द पॉइंट्स गेट प्लॉटेड बिलो ए लाइन, तो नेम विल बी ML, OL, MI, OY या OH या फिर इसी तरह OH। देखो तो ML, MH या OH, MI या OY, ML या OL। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 8 का ये। और चलिए और भी जो क्वेश्चन बच गया है उसको हम इसी वीडियो में कर लेते हैं। सो हेलो एवरीवन, चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का बी को देख लेते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद जो गिवन डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको लिखेंगे। अगर आप नए भी चैप्टर को पढ़े हैं ना, तब पर भी आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा तो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उसी फार्मूला दे के मतलब बहुत ही अच्छा तरीक़ा से इस वीडियो को बताया गया है। तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है इसका सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में उसको लिख लीजिए। बोल रहा है ए सैंपल ऑफ क्ले वाज कोटेड विथ पैराफिन वैक्स एंड इट्स मास इंक्लूडिंग द मास ऑफ वैक्स वाज फाउंड टू बी 697.5 ग्राम। इसमें क्या दिया हुआ है, क्ले और वैक्स दोनों का मास इंक्लूड करके दिया हुआ 697.5 ग्राम। तो ये लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा जो दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। ये है वेट ऑफ क्ले प्लस वेट ऑफ वैक्स, ये दोनों मिलके दिया है 697.5 ग्राम। ठीक है, अब देखिए द सैंपल वाज इमर्ज्ड इन वाटर, सैंपल को क्या किया गया, वाटर में रख दिया गया। द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड वाज फाउंड टू बी 355 ml। अब देखो जितना वेट ऑफ क्ले है, वेट ऑफ वैक्स दोनों एक साथ है, उसको क्या क्या पानी में जाके डाल दिया। अब जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही तो पानी बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब आपको दे दिया है वॉल्यूम ऑफ क्ले और वॉल्यूम ऑफ वैक्स। तो लिख लो यहाँ पे भी से वॉल्यूम ऑफ क्ले प्लस वॉल्यूम ऑफ वैक्स, ये दे दिया है आपको 355 ml। ठीक है, यहाँ तक किसी को थोड़ा भी दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है द मास ऑफ सैंपल विदाउट वैक्स इज 690 ग्राम। बोल रहा वैक्स जब ना है तब सैंपल का वेट कितना है, 690। मतलब वेट ऑफ क्ले वेट ऑफ वैक्स मिला के 697 था। वेट ऑफ वैक्स जब नहीं दिया गया तब वेट ऑफ क्ले कितना है, 690। इसका मतलब आपको दे दिया वेट ऑफ क्ले 690 ग्राम। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से वेट ऑफ वैक्स निकाल सकते हैं। वेट ऑफ वैक्स कितना हो जाएगा, वेट ऑफ क्ले प्लस वेट ऑफ वैक्स इतना था, वेट ऑफ क्ले इसमें से इतना घटा देंगे तो वेट ऑफ वैक्स निकल जाएगा। तो घटा दीजिए 5 - 690 ग्राम। जब आप इसको घटाइएगा तो ये आएगा 7.5 ग्राम। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है द वाटर कंटेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव स्पेसिमेन वाज 18%। ये भी लिख लो, वाटर कंटेंट कितना दे दिया, वाटर कंटेंट 18% मतलब 0.18। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि आप बल्क डेंसिटी कैलकुलेट करो, ड्राई डेंसिटी, वॉइड रेशियो और डिग्री ऑफ सेचुरेशन। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम GS से डिनोट करते हैं। सॉलिड का दे दिया है कितना 2.70 और स्पेसिफिक ग्रेविटी वैक्स का दे दिया है 0.89। देखो जो अब चीज़ दिया हुआ है वो सब हम लिख लिए। अब जो निकालने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा है वो सब हम निकाल लेते हैं आसानी से। ठीक है, आप लोग को वीडियो में सारा का सारा चीज़ क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग थोड़ा क्वालिटी बढ़ाकर देख लीजिए, क्योंकि ये अपलोड वीडियो बहुत हाई क्वालिटी का हम कर रहे हैं। तो आप चीज़ें अगर नहीं क्लियर हो रही है तो आप 720 480 इस पर आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो दिया हुआ है वो तो हमने लिख लिया। अब आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमको निकालना था
गामा, बल्क डेंसिटी, डाई डेंसिटी, वाइड रेशियो, ये सब हमको निकालना है। इस सब को निकालने के लिए पहले आपको कुछ टर्म की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले वो टर्म हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वैक्स दिया हुआ था, इसका फार्मूला होता है यूनिट वेट ऑफ वैक्स अपॉन गामा डब्लू। ठीक है, तो यहाँ से स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वैक्स इनटू इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा गामा डब्लू, और गामा वैक्स इसका फार्मूला होता है वेट ऑफ वैक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वैक्स। ठीक है, यहाँ से हम लोग वॉल्यूम ऑफ वैक्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ वैक्स क्या हो जाएगा, इधर जाएगा और ये इधर का भाग में आ जाएगा, तो वेट ऑफ वैक्स अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वैक्स इनटू गामा डब्लू। इसमें सारा का सारा मान पुट कर दो। वेट ऑफ वैक्स देखो हमको पता था 7.5 ग्राम, 7.5 ग्राम। जी ऑफ वैक्स पता था 0.89, और गामा डब्लू कितना लेंगे? जब ग्राम में कोई चीज़ दिया हुआ रहेगा ना तो गामा डब्लू 1 ले लेंगे, किलो न्यूटन में रहेगा तो 9.81 ले लेंगे, और केजी में रहेगा तो 1000 ले लेंगे। तो गामा डब्लू अभी ग्राम में है तो हम 1 लेके चलते हैं। ये जब आप कैलकुलेट करिएगा तो 8.42 ml आएगा। ठीक है, अब देखिए हम वॉल्यूम ऑफ क्ले भी निकाल लेते हैं यहाँ से। टोटल वॉल्यूम कितना था? 355 ml, तो 355 माइनस 8.42 ml। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 346.57 ml। ठीक है, अब सबसे पहले हमको क्वेश्चन में बोल रहा है सबसे पहले बोल रहा है गामा टी निकालने, बल्क डेंसिटी निकालने। निकाल लो बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी इसको गामा टी से डिनोट करते हैं। ये होता है टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वेट कितना था? देखो क्ले का टोटल वेट कितना है? 690 ग्राम। 690। ओह, गामा टी होता है बल्क डेंसिटी टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वेट था 690, देखो टोटल वेट कितना है? 690, और वॉल्यूम ऑफ क्ले निकाले हैं 346.57। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.99 ग्राम पर ml। ठीक है, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्राई डेंसिटी बताओ, तो निकाल देते हैं ड्राई डेंसिटी। ठीक है, तो ड्राई डेंसिटी इसको गामा डी से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है गामा टी अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। गामा टी अभी निकाले 1.99 बटे 1 प्लस वाटर कंटेंट दिया हुआ था, देखो 0.18 लिख दो, 0.18। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1.68 ग्राम पर ml इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा था कि आप बता दो वॉइड रेशियो क्या होगा, तो वॉइड रेशियो भी निकाल देते हैं। देखो ई को बोलते हैं वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो अभी हम गामा डी का एक फार्मूला जानते हैं, जी एस गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई। यहाँ से ई निकाल लेते हैं। देखो इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजो, 1 प्लस ई बराबर क्या होगा? गामा डी सॉरी ई हो जाएगा जी एस गामा डब्लू अपॉन ई, इधर में भाग में आ जाएगा गामा डी। यहाँ से ई निकाल लेंगे, जी एस गामा डब्लू अपॉन गामा डी माइनस 1। इसमें पुट कर दीजिए आप लोग। जी एस मेरा कितना था? देखो जी एस था मेरा 2.7, तो ये हो जाएगा 2.7। गामा डब्लू 1 ले रहे हैं, उसके बाद गामा डी निकाले थे 1.68, देखो 1.68 माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 0.60। लास्ट में बोल रहा है हमको निकालने डिग्री ऑफ सेचुरेशन, तो ये भी निकाल देते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन। थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो। हाँ देखो ये हम सबका नाउनिंग कर देते हैं, ए बी सी और डी में हमको बोल रहा था कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालने। डिग्री ऑफ सेचुरेशन
डिग्री ऑफ सेचुरेशन को हम एस से डिनोट किए थे। देखो एक फार्मूला होता है ES बराबर WGS, ये फार्मूला बहुत बार यूज होता है। एस को बोले हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन, तो वाटर कंटेंट GS अपॉन E, सबका मान पुट कर दो। वाटर कंटेंट कितना था मेरा, वाटर कंटेंट देखो 0.18 था, वाटर कंटेंट मेरा 0.18, सबका मान पुट कर दो। तो 0.18, GS 2.7 और E अभी कैलकुलेट किए थे 0.60। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.81, यानी कि इसको 81% लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया सॉल्व। और चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। सो हेलो एवरीवन, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का ए देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 9 का ए थ्योरी देता है हम लोग में, जो बच्चों को पास करने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसी से लोग पास कर जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। बल्कि आपको पूरा पढ़ कर जाना है, ऐसा मत सोचना कि आगे बोलिए ये पढ़ कर जाए। तो देखो ये शॉर्ट नोट्स आता है क्वेश्चन नंबर 9 में, और 6 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, उसमें आपको मात्र 4 सॉल्व करना रहता है। रुको हम पेंसिल निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहला जो है आप लोग को लिखना कैसे एग्जाम में वो देखो। सबसे पहले ये ऐसे कर देना, कॉम्पैक्शन बाय एक्सक्लूसिव, ये पहला क्वेश्चन था हम लोग का ए नंबर में। ऐसे करके एकदम मस्त में एक बॉक्स बना देना। ठीक है, उसके बाद से लिखना स्टार्ट करना। ठीक है, देखो कंपैक्शन बाय एक्सक्लूसिव, कंपैक्शन मतलब समझ नहीं रहे हो आप लोग, सॉइल है उसको किसी भी तरह कंपैक्ट करना है, तो उसको बोलेंगे हम लोग कंपैक्शन। बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट आता है, जैसे रोलर से हम लोग कंपैक्ट कर लेते हैं। वाइब्रो एक फ्लोकुलेटर रहता है, उसको वाइब्रेट करके सॉइल को कंपैक्ट कर लेते हैं। इसी तरह एक एक्सप्लोसिव मटेरियल से हम लोग सॉइल को कैसे कंपैक्ट करेंगे वो देखो। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले एग्जाम्पल से समझ लो इसमें क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, वो आप खुद लिख दोगे एग्जाम में। सुना हुआ बात ज़्यादा याद रहता। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक एक्सप्लोसिव मटेरियल लेते हैं, बम टाइप का, उसको क्या करते हैं एक पाइप के सहारे धरती के अंदर सॉइल के अंदर रख देते हैं। अब उसके बाद सॉइल जब बम जो मेरा है वो जब फटेगा, विस्फोट करेगा, एक्सप्लोर करेगा, तो उसके वेव जनरेट होगा। उस वेव जनरेट के कारण सॉइल मेरा कंपैक्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग कंपैक्शन बाय एक्सक्लूसिव। अब समझो इसमें लिखा क्या हुआ, ध्यान से समझना। इन दिस मेथड सम जो हम बोले हैं ना वही इसमें लिखा हुआ। देखो इन दिस मेथड सम एक्सप्लोजन मटेरियल बोले तो बम हो गया, ये सब हो गया, इज प्रोवाइडेड अंडर ए लूज सॉइल थ्रू शाफ्ट को हम लोग पाइप बोलते हैं। क्या करेंगे, बहुत बड़ा बड़ा होल बना देंगे, उसमें हम पाइप डाल देंगे और उस पाइप के सहारे उसमें बम रख देंगे। अब क्या बोलेगा, व्हेन एक्सप्लोसिव मटेरियल एक्सप्लोड मतलब जब हमारा जो बम वाला जो मटेरियल है वो फूटेगा, विस्फोट करेगा, उससे मेरा प्रेशर वेव जनरेट होगा। ठीक है, तो प्रेशर वेव आर क्रिएटेड अंडर द सॉइल लीडिंग टू वाइब्रेशन। अब जो वो उससे प्रेशर वेव निकलेगा, अब क्या होगा, उसके कारण जो सॉइल मेरा वाइब्रेट करेगा, उससे मेरा सॉइल कंपैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मेथड है वो हम लोग सैंडी सॉइल के लिए अप्लाई करते हैं। तो फिर से हम कंपैक्शन बाय एक्सक्लूसिव क्या होता है, एक धरती है उसके अंदर क्या करेंगे हम, पाइप के सहारे उसमें बम रख देंगे। जब बम विस्फोट करेगा उसके सहारे प्रेशर जनरेट होगा, उससे मेरा सॉइल कंपैक्ट हो जाएगा। तो यही होता है कंपैक्शन बाय एक्सक्लूसिव। तो समझ गए ये कंपैक्शन बाय एक्सक्लूसिव आप लोग। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का बी में देखो है जीरो एयर वॉइड लाइन। देखो जीरो एयर वॉइड लाइन जब पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा, आप लोग नहीं पढ़े होंगे उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो ये हमने एक ग्राफ बनाया है। यहाँ पर ग्राफ किसके बीच है, ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट के बीच में। जैसे देखो जैसे ड्राई डेंसिटी बढ़ रहा है, इधर ड्राई डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इधर वाटर कंटेंट भी बढ़ रहा है। देखो जीरो एयर वॉइड लाइन किसको बोलेंगे, देखो जीरो एयर वॉइड लाइन जो होता है ये कोई लाइन ही नहीं होता, ये एक हाइपोथेटिकल लाइन है जिसको हम इमेजिनरी लाइन भी बोलते हैं। देखो इस यहाँ पर लिखे हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेचुरेशन लाइन। जीरो एयर वॉइड को लाइन को ही हम लोग बोलते हैं सेचुरेशन लाइन बोल दो, या फिर इमेजिनरी लाइन बोल दो, या फिर हाइपोथेटिकल लाइन बोल दो, सब यही होता है। इसमें क्या करते हैं,
पॉइंट्स ऑन द लाइन, देखो ये मेरा ग्राफ इस तरह से कुछ बनता है, ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट के बीच का ये ग्राफ है, ठीक है। ये जो मैक्सिमम यहाँ पर देखो, ये इसका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के सामने जो वाटर कंटेंट आता है उसको बोलते हैं OMC, मतलब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखो OMC का मतलब होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। इसको बोलेंगे OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। और इसके जस्ट थोड़ा दूर आगे एट, इसको बोलेंगे, S को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन जब 100% हो जाएगा, इस टाइम जो एक लाइन मिलता है, एक कर्व मिलता है, उसी कर्व को हम लोग बोलते हैं जीरो एयर वॉइड लाइन, या फिर सेचुरेशन लाइन, या फिर हाइपोथेटिकल लाइन, इसी को बोलते हैं। देखो इस तरह से आप बना के पॉइंट में लिख देना। अगर जीरो एयर वॉइड लाइन आपसे क्वेश्चन में पूछे तो पॉइंट्स ऑन द लाइन डिनोट डेंसिटी, पॉइंट्स ऑन द लाइन डिनोट्स डेंसिटी फॉर कंप्लीट सेचुरेशन। देखो इस पे, देखो ये मेरा जो जीरो एयर वॉइड लाइन है, इस पे देखो अगर ये पॉइंट आया, इसके सामने जो ड्राई डेंसिटी होगा, इसके सामने जो मॉइस्चर कंटेंट होगा, ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे हम क्या दर्शा रहे हैं, गामा डी, मतलब ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट को लाइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल ड्राई डेंसिटी फॉर एनी सॉइल, ठीक है। प्रैक्टिकली दिस लाइन इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये जो लाइन है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और गामा डी GS गामा डब्ल्यू अपन 1+, इससे जीरो एयर वॉइड लाइन से हम लोग ड्राई डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो देखो, तो जीरो एयर वॉइड लाइन क्या है, फिर से हम समझा देते हैं। जीरो एयर वॉइड लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, सेचुरेशन लाइन है, या इसी को हम लोग फिर से हाइपोथेटिकल लाइन भी बोल देते हैं। और ये इस तरह से आप लोग ग्राफ बना देना एग्जाम में, और ये जो लाइन है इसी को बोलते हैं जीरो एयर वॉइड लाइन। इसी तरह से आपको एग्जाम में दर्शा देना। और ये लाइन किसके किसके बीच है आएगा, तो गामा डी और वाटर कंटेंट के बीच का आएगा। गामा डी बोले तो ड्राई डेंसिटी के बीच में। और इसी तरह थोड़ा बहुत आप लोग थ्योरी लिख देना, और लास्ट में गामा डी का ये GS गामा डब्ल्यू अपन 1+, फार्मूला लिख देना, तो आपको पूरा नंबर वो दे देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये हो गया, 9 का B हो गया। अब चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का C और 9 का D भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 का C, क्वेश्चन नंबर 9 का C में है मेथड टू इंक्रीज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग। देखो जब पाइपिंग किसको बोलेंगे, मान लो मेरा एक इम्बैंकमेंट है, या फिर मेरा एक डैम है, या फिर किसी तरह का एक स्ट्रक्चर है जो सॉइल का बना हुआ है, और सॉइल के अंदर मान लो बहुत बारिश हो गया तो सॉइल के अंदर 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 एक होल टाइप का बन गया। उसी होल को हम लोग बोलेंगे पाइपिंग। वो होल बनेगा कैसे, मान लो पानी अंदर अंदर सीप कर रहा है, अंदर के अंदर पानी फ्लो कर रहा है, सॉइल के अंदर अंदर, उस डैम के अंदर अंदर, कोई भी सॉइल का स्ट्रक्चर हो उसके अंदर अंदर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पाइपिंग। तो बोल रहा है कि उस सवाल में मेरा पाइपिंग ना हो, उसके लिए क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से समझो क्या क्या लिखा हुआ है। बोला पाइपिंग इज ए फेनोमेना दैट अकर इन सॉइल स्ट्रक्चर लाइक अर्थ डैम लीव्स एंड इम्बैंकमेंट। इम्बैंकमेंट समझते हो ना, जैसे रोड बना दिया, कंपैक्ट करके कोई भी चीज़ कहीं से मिट्टी लाए कहीं डाल दी और फिर उसको कंपैक्ट करते थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना दिए सॉइल का, उसी को बोलेंगे हम लोग इम्बैंकमेंट। एंड इट इज़ ड्यू टू इंटरनल इरोजन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। वही हो गया, सॉइल में जब इरोजन आएगा, सॉइल में जब कटाव हो जाएगा, सॉइल में जब होल बन जाएगा, उसी को बोलेंगे हम लोग पाइपिंग। अब लिखें हम लोग टू इंक्रीज फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग वेरियस मेथड कैन बी एम्प्लॉय। जब पाइप सॉइल में मेरा इरोजन ना हो या फिर पाइपिंग ना हो, उसके लिए बहुत सारे मेथड हैं। देखो सबसे पहला है ग्राउटिंग। ग्राउटिंग किसको बोलेंगे, देखो अब सीमेंट का घोल बना के सॉइल के अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा, सॉइल में जो छोटा छोटा होल होगा, छोटा छोटा वॉइड होगा, वो फिल हो जाएगा, जिसके कारण पानी को फ्लो करने का, सीप करने का मतलब पानी को सीप करने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। जब सीप नहीं करेगा तो सॉइल का इरोजन नहीं होगा, तो हम लोग बच जाएंगे पाइपिंग से। दूसरा है बेंटोनाइट क्ले। देखो बेंटोनाइट क्ले एक मिट्टी का नाम है। जब बेंटोनाइट, देखो इट इज़ अ नेचुरल क्ले, ये एक मिट्टी का नाम है। बेंटोनाइट क्ले देने से क्या होगा, ये जब पानी सीप करेगा ना, पानी फ्लो करता है, उसको ये बेंटोनाइट क्ले रोक देता है।
देखो इट इज़ अ नेचुरल क्ले डेट कैन मिक्स विथ सॉइल, सॉइल में मिक्स कर देंगे, इससे क्या होगा, सॉइल मेरा इम्परमिएबल हो जाएगा, उसके थ्रू पानी फ्लो नहीं करेगा। तो समझ गए आप लोग ग्राउटिंग क्या होता है। बेंटोनाइट क्ले का क्यों यूज करेंगे, मैं इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग के लिए। देखो कंपैक्शन, अगर हम सॉइल को खूब अच्छी तरह से कंपैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, उसके थ्रू पानी बहुत जल्दी पास नहीं करेगा, उसको पास होने के लिए बहुत मेहनत लगेगा पानी को उससे पास करने का, उसका परमेबिलिटी बहुत कम होगा। तो क्या करता है कंपैक्शन, परमेबिलिटी को कम कर देता है, उसके थ्रू पानी को पास करने नहीं देता है। तो इससे मेरा क्या होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीज कर जाएगा। देखो अगर पानी को पास करने के लिए हम क्या करें, एक प्रॉपर ड्रेनेज दे दे तो पानी उसी रास्ते से पास आसानी से कर जाएगा, तो इससे भी मेरा सॉइल का इरोजन नहीं होगा। तो ये था मेरा ड्रेनेज कंडीशन। अब फटाफट से इसको हम पढ़ के सुना देते हैं फिर से आप लोग को। तो पाइपिंग इज अ फेनोमेना दैट अकर इन सॉइल स्ट्रक्चर लाइक अर्थेम, लीव्स एंड एम्बैंकमेंट एंड इट इज ड्यू टू इंटरनल इरोजन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। टू इंक्रीज फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग वेरियस मेथड कैन बी एम्प्लॉयड। पहले ग्राउटिंग क्या करेंगे, सीमेंट का मटेरियल रख के सॉइल में मिला देंगे, उससे वॉइड मेरा फिल हो जाएगा। बेंटोनाइट के लिए दे देंगे, इससे इम्परमेबिलिटी इंक्रीज करेगा, उसके थ्रू पानी आसानी से फ्लो नहीं करेगा। कंपैक्शन कर देंगे फिर भी उसके अंदर पानी आसानी से पास नहीं करेगा। उसके बाद ड्रेनेज दे देंगे तो सॉइल का रास्ता मिल जाएगा जाने का। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर सी भी कर लिए। देखो अब क्वेश्चन नंबर ये है 9 का डी। ये क्या है, ध्यान से सुनना आप लोग। यह है इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ये इफेक्टिव स्ट्रेस जो चैप्टर है उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखो इफेक्टिव स्ट्रेस होता क्या है, सबसे पहले वो समझो। देखो जब सॉइल में हम लोग क्या ऊपर सॉइल के ऊपर जब लोड लगाते हैं तो लोड लगाएंगे सॉइल मेरा कंपैक्ट होगा, जितना ज़्यादा कंपैक्ट होगा उतना ज़्यादा सॉइल में स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, जिस रेट से हम लोड लगाएंगे उस रेट से सॉइल से पानी निकलेगा। तो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर करेंगे, वही होता है मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस। आप लोगों को तो कुछ समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो पढ़ो इसको, क्या समझो। The importance of effective stress in engineering problems is very significant. With its increase, the rate of compression of soil also increase, due to which the settlement of the soil occurs. देखो क्या होगा, जिस रेट से मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा उसी रेट से मेरा सेटलमेंट होगा सॉइल में उसी रेट से कंपैक्ट होगा, तो उसी को हो जाएगा। पहला इंपॉर्टेंस तो ये हो गया, अगर इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा है तो सॉइल में कंपैक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, इफेक्टिव स्ट्रेस प्ले अ वाइटल रोल या इम्पोर्टेंट रोल इन स्लोप स्टेबिलिटी। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा है तो सॉइल में स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर मान लो रोड के बगल में पहाड़ वहां रहता है ना, तो बहुत अच्छा से कंपैक्ट क्या हो रहता है। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस सॉइल में ज़्यादा है तो इसका मतलब उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो स्लोप फेल नहीं होगा। पहाड़ के बगल में रहता है, रोड के बगल में अगर पहाड़ है तो पहाड़ बड़ा बड़ा स्लोप रहता है ना, उसके ऐसे देखते होगे आप लोग, तो ढलान टाइप का बना हुआ रहता है। अगर ढलान कमज़ोर हो जाएगा तो बताओ सारा का सारा मिट्टी रोड पे आ जाएगा, उस पर चल रहे होंगे लोग, तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा ना, लोग मर सकते हैं ना। तो वही अगर इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा है तो स्लोप का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस के, तो अगर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में या इंजीनियरिंग जियोलॉजी प्रॉब्लम सच एज ग्राउंड वाटर ETC। तो ये था मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस का इम्पोर्टेंस। तो मोटा मोटी इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो सेटलमेंट ज़्यादा होगा, सेटलमेंट ज़्यादा होगा तो कंपैक्शन ज़्यादा होगा, कंपैक्शन ज़्यादा होगा तो सॉइल में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो ये था मेरा इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। अब चलो 2 क्वेश्चन और है, आप लोग पार्ट वाइज पार्ट देख लेना, थोड़ा ज़्यादा है इसमें, समझे ना। देखो अगला क्वेश्चन है मेरा, इफेक्ट ऑफ सरचार्ज ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस। देखो इसको एक फिगर से समझो। देखो ये मेरा एक सॉइल के अंदर एक पाइप, इसको बोलते हैं हम लोग सीट पाइप। ये पाइप इधर से डाला हुआ है, इस साइड सॉइल के अंदर पानी है, तो पानी कहाँ फ्लो होगा, हायर से लोअर की ओर। देखो पानी का लेवल यहाँ पर इधर है, ग्राउंड लेवल इसका इधर है, तो सॉइल ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे फ्लो करेगा, सॉरी पानी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है ना। देखो अगर पानी का वेलोसिटी या पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है इस तरह, तो क्या होगा, इस तरह से पानी आएगा, ये ऊपर भाग जाएगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर जो कोई भी बना होगा कोई भी चीज़, वो फेल कर जाए। तो यहाँ पर मेरा फेल नहीं करे, इसलिए हम लोग यहाँ पे वेट डाल देते हैं, किसी तरह सरचार्ज मतलब कुछ अलग बालू उलू आके यहाँ पे डाल देते हैं, ताकि ये कंडीशन फेल ना हो। तो देखो व्हेन सरचार्ज इज अप्लाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीज। जब सरचार्ज यहाँ पे डाल देंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीज कर जाएगा।
टू प्रिवेंट इनस्टेबिलिटी ऑफ सॉइल ड्यू टू अपवार्ड सीपेज वी यूज सरचार्ज वेट। वही बात है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीज कर जाएगा या स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम सरचार्ज का यूज करते हैं। देखो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ये फार्मूला आप लोग लिख देना, बाइगेंट वेट प्लस इफेक्टिव वेट ऑफ सरचार्ज अपन सीपेज फोर्स। ठीक है, और लास्ट है क्वेश्चन नंबर F। ध्यान से देखो आप लोग, डार्सी लॉ क्या है और इसका लिमिटेशन क्या है, देखो समझो आराम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको फ्लूइड में भी पूछ सकता है और सॉइल में तो पूछता हूँ। देखो डार्सी लॉ वैलिड है सैचुरेटेड सॉइल के लिए। सैचुरेटेड बोले तो जहाँ पे 100% सैचुरेशन हो, मतलब पानी है और सॉइल का ग्रेन्स है, उसमें एयर नहीं है, उसको बोलेंगे हम लोग सैचुरेटेड सॉइल। तो देखो डार्सी लॉ वैलिड है सैचुरेटेड सॉइल के लिए और 1 डायमेंशनल फ्लो के लिए। डार्सी लॉ बोलता है वेलोसिटी जो है ना वो प्रोपोर्शनल है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। आई है यहाँ पे देखो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, भी बराबर के आई। ठीक है ना, तो दोनों अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ए भी बराबर ए के आई। तो ए भी होता है क्यू बराबर ए भी, ये डिस्चार्ज का फॉर्मूला है, तो यहाँ से के आई है। तो यहाँ पर लिख देना, भी है वेलोसिटी, के को बोलेंगे हम परमेबिलिटी, आई को हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, अब देखो लिमिटेशन, तो डार्सी लॉ समझ गए ना। डार्सी लॉ बोलता है वेलोसिटी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल है, और यहाँ से हम लोग डिस्चार्ज निकालिए। देखो डार्सी लॉ के कुछ लिमिटेशन है, यहाँ पे स्पेस कम था तो हम इसी में हटा दिए, तो आप लोग भी थोड़ा मैनेज कर लेना। डार्सी लॉ कैन अप्लाई मेनी सिचुएशन बट डज नॉट कॉरस्पॉन्ड दिस। डार्सी लॉ क्या किया, ये सब चीज़ को कंसीडर नहीं किया था। पहले अनसेचुरेटेड एंड सेचुरेटेड फ्लो, दूसरा फ्लो इन फ्रैक्चर्ड रॉक एंड ग्रेनुअल्स मीडिया, ये सब के लिए लागू नहीं कर सकते हैं। ट्रांजिएंट फ्लो एंड स्टेडी फ्लो, स्टेडी स्टेट फ्लो, फ्लो इन एक्वाटार्स एंड एक्वाफायर्स, फ्लो इन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस सिस्टम। तो ये था कुछ लिमिटेशन किसका, डार्सी लॉ का। और डार्सी लॉ क्या था आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो भी मेरा समाप्त हो गया, और भी कुछ क्वेश्चन होंगे उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।